गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर। आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हम जो सेकंड बुक पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में हम पढ़ रहे थे प्रजातियों के बारे में। हमने पढ़ा था कि ये प्रजातियां कहाँ कहाँ किस प्रकार उनका वितरण है, कौन कौन सी प्रजातियां या जनजातियां जो है पाई जाती है। हमने जो है इनके जो विश्व की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। जिस प्रकार से आपको याद हो तो हमने एस्किमो के बारे में पढ़ा था कि एस्किमो जो है उसका निवास क्षेत्र जो है ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेशों में उसका निवास क्षेत्र पाया जाता है। इसी प्रकार से हमने जो है एस्किमो की जो घर की व्यवस्था है या जो वो घर बनाते हैं उस घर के बारे में हमने पढ़ा था। जिस प्रकार शीतकालीन वो इग्लू घर बनाते हैं, बर्फ से बना हुआ होता है। और इसी प्रकार से हमने जो है दूसरा जो है उनका ग्रीष्मकालीन घर ट्यूपिक के रूप में हमने जो उसको पढ़ा था। इसी प्रकार से एस्किमो जो है सील मछली का शिकार करते हैं या आखेट पर आधारित रहते हैं। विभिन्न प्रकार के आखेट, विभिन्न जानवरों का आखेट ये करते रहते हैं और सभी जो है लोग इनके आखेट पर आधारित रहते हैं। इसी प्रकार से हमने पिग्मी के बारे में पढ़ा था। पिग्मी जो है इनके अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्र है उस अफ्रीका महाद्वीप की जो है जनजाति है और उष्णकटिबंधीय जनजाति ये मानी जाती है। इसी प्रकार से हमने जो है बुशमैन के बारे में पढ़ा था। बुशमैन भी जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बुशमैन इनकी ऐसी प्रजाति है जो नाम दिया गया था डच प्रवासियों द्वारा दिया गया था, इसे सान भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है इन जनजातियों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मसाई जनजाति। मसाई मसाई जनजाति, द मसाई मसाई जनजाति। मसाई जनजाति जो है हमने जिस प्रकार से हम ये मानते हैं कि ये जनजाति जो है उष्णकटिबंधीय जनजाति है। कौन सी जनजाति है? उष्णकटिबंधीय। कहने का मतलब इस जनजाति में देखा जाए तो ये जनजाति जो क्षेत्र है इसका अगर देखें अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्वी भाग में जो उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है उस घास क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र जो है यानी कि पूर्वी अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है? हमें ये मानते हैं कि सवाना घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। सवाना घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। जो सवाना घास के क्षेत्र हैं उन सवाना घास क्षेत्र में जो है ये जनजाति निवास करती है और अधिकतर ये जनजाति अपने कह सकते हैं पशुपालक जनजाति है। पशुपालक, पशुचारण करती है, ये पशुपालक जनजाति है। यानी कि मेन रूप से पशुपालन पर आधारित ये जनजाति है। पशुपालन पर आधारित ये जनजाति है, पशुपालन करती है। और पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, बैल जो है इन जानवरों को ये पालती है। इसके साथ साथ ये जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो है अपने ये मानते हैं कुत्तों को भी पालती है और बोझा ढोने के लिए गधों का भी ये प्रयोग करती है। तो ये जनजाति अधिकतर अपने ये कह सकते हैं कि इस जनजाति में यानी कि देखा जाए तो ये लोग जो है यानी कि जानवरों का जो दूध है या अपने ये मान सकते हैं मांस है, उनकी खाल है इत्यादि पर वस्तुओं पर ये यानी कि आधारित रहती है। अपने ये मान सकते हैं कि जो इनका निवास क्षेत्र है वो निवास क्षेत्र अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है उस पूर्वी भाग में 1 डिग्री से यानी कि 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में ये जनजाति निवास करती है। दक्षिणी अक्षांशों में ये जनजाति निवास करती है। हालांकि ये क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, लेकिन ये उच्च क्षेत्रों पर निवास करती है। उच्च जो पठारी क्षेत्र है उन पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए यह जनजाति जो है अगर यहाँ पर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और अपने ये कह सकते हैं सवाना घास भी यहाँ पर पाई जाती है। सवाना घास जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो सवाना घास जो है पशुओं के चारे के रूप में काम में लेती है। पशुओं का चरागाह जिसे अपने कहते हैं, चरागाह। और इस चरागाह में जो है ये लोग जो है इसमें सवाना में जो है यहाँ पर ये निवास करते हैं। अब ये जो जनजाति है लगभग यानी कि इसका जो क्षेत्र देखें हमने तो 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जनजाति फैली हुई है। 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो इनका जो विस्तार है वो विस्तार जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं इनका जो उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र का जो विस्तार है या अपने ये कह सकते हैं कि इनका जो
विस्तार, पूर्व पश्चिम जो विस्तार है वो 550 किलोमीटर एवं उत्तर एवं दक्षिणी जो है इनका विस्तार 800 किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। 550 और 800 किलोमीटर क्षेत्र में इनका विस्तार पाया जाता है। अधिकतर तंजानिया, युगांडा, केनिया इन क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। यानी ये जो तंजानिया का क्षेत्र है या युगांडा का क्षेत्र है या केनिया का क्षेत्र है, इनमें जो है ये जनजाति निवास करती है। इसी प्रकार से पूर्वी भाग में जो केनिया है, उत्तरी में तंजानिया है तथा युगांडा के पूर्वी भाग में उच्च पठारी क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। यानी जो पठारी भाग है, उच्च पठारी भाग, वहां पर ये जनजाति निवास करती है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पश्चिम में विक्टोरिया झील है, उस विक्टोरिया झील के आसपास भी ये जनजाति पाई जाती है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील के आसपास ये जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति में यानी कि अपने ये मान सकते हैं कि भी जो क्षेत्र है यानी कि जो स्रोत हैं, ये जनजाति अधिकतर जल स्रोतों के निकट जो है अपने डेरे लगाती है, अपने घर बनाती है। तो कहने का मतलब यानी कि इस जनजाति या जहाँ पर चरागाह होते हैं वहां पर ये जनजाति निवास करती है, अधिकतर ये जनजाति वहां निवास करती है। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि यह संपूर्ण क्षेत्र घाटियों और पठारी तथा भूमि, उच्च भूमि से आवृत है। जो एलेगन पर्वत है, केनिया पर्वत है, या अपने कह सकते हैं कि केलिमंजारो पर्वत है, एलेगन, केनिया, केलिमंजारो, इन पर्वतों के जो ढाल भाग हैं उन ढालों पर और घाटियों में ये जनजाति निवास करती है। अधिकतर अगर देखा जाए तो यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, लेकिन यानी कि ढालों पर जो है अधिकतर यानी कि आर्द्र जलवायु भी पाई जाती है। क्योंकि पठारी भूमि से आवृत है ये सारा भाग, इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जलवायु है वो मिश्रित जलवायु पाई जाती है। अब अगर भौतिक दशाओं की अपनी बात करें, भौतिक दशाओं की बात की जाए तो अपने मुख्य रूप से ये जनजाति जो है भूमध्य रेखीय उष्ण जलवायु के क्षेत्र में स्थित है। भूमध्य रेखीय उष्ण जलवायु के क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय उष्ण जलवायु के क्षेत्र में स्थित है। उष्ण जलवायु का क्षेत्र, इसमें जो है ये जनजाति निवास करती है। इस जनजाति का निवास क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। तो अपने ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जनजाति का निवास क्षेत्र अधिकतर यानी कि इसी जलवायु में पाया जाता है और पठारी भागों पर स्थित होने के कारण घाटियों, मैदानी में अपेक्षा ठंडी पाई जाती है। यहाँ उपोष्ण जलवायु की दशाएं यानी कि इस क्षेत्र में अपने ये मान सकते हैं कि यहाँ पर उपोष्ण जलवायु भी पाई जाती है। उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु भी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके पठारी और उच्च पठारी क्षेत्र होने के कारण जो है या ढालू क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। अब अगर वार्षिक औसत तापमान अगर अपने देखें, यहाँ पर वार्षिक औसत तापमान अगर देखा जाए, वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर रहता है, औसत तापमान। और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कहने का मतलब यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, टेम्परेचर भी जो है 18 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जलवायु होती है वो उपोष्ण जलवायु होती है। और वर्षा यहाँ पर अधिकतर अप्रैल मई के महीनों में सबसे ज्यादा होती है। जून सितंबर के मध्य लगभग अपने यानी कि जून सितंबर, जिस प्रकार से अपने यहाँ पर जून सितंबर के मध्य सूखा रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जून सितंबर के मध्य जो है यानी कि सूखी अवस्था पाई जाती है। अब अपने ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्र है, जो यानी कि जलवायु का जो क्षेत्र है, या अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जलवायु है वो हिंद महासागर से प्रभावित है। अब हिंद महासागर से आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं, उन मानसूनी पवनों से जो है यहाँ पर वर्षा होती है अधिकतर। और यहाँ पर यानी कि उपोष्ण जलवायु के सामान्य तापमान एवं सामान्य वर्षा के कारण प्राकृतिक वनस्पति के रूप में केवल घास ही पाई जाती है, यानी केवल घास ही पाई जाती है, और जो सवाना घास के रूप में जानी जाती है। तो कहने का मतलब अगर भौतिक दशाओं की अपने बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है, वार्षिक टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर जिसे अपने कह सकते हैं, वो टेम्परेचर जो है 18 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास पाया जाता है। और वार्षिक वर्षा जिसे अपने कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर के यहाँ पर आसपास पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है अपने ये कह सकते हैं कि भी यहाँ पर यानी कि इस प्रकार की भौतिक दशाएं पाई जाती हैं। अब अगर इनके शारीरिक लक्षण के बारे में अगर अपने बात करें, शारीरिक लक्षण, शारीरिक लक्षण इनके, तो शारीरिक लक्षण इनके अधिकतर अगर अपने देखें
तो ये जनजाति अधिकतर लंबाई इनकी अधिक होती है, इनकी उंगलियां पतली होती हैं, या आपने कैसे नहीं, इनका रंग जो है भूरा या पीलापन लिए हुए इनका रंग होता है अधिकतर, अपने ये मान सकते हैं इनका रंग जो है भूरा या पीलापन, त्वचा का रंग जो हल्का भूरा एवं पीलापन या कथई भी होता है। सिर इनका ऊंचा होता है तथा इनके नाक जो है वो अधिकतर पतली लंबी, होठ हल्के मोटे भी होते हैं, बाल लंबे एवं घुंघराले होते हैं। तो ये अधिकतर अगर देखा जाए तो ये जनजाति मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जो निग्रोइड प्रजाति है, भूमध्य सागरीय जो निग्रोइड प्रजाति है, उस निग्रोइड प्रजाति से ये जनजाति मिलती जुलती है। इनके उसके लक्षण जो है अधिकतर इस जनजाति में अपने कह सकते हैं पाए जाते हैं। तो ये जनजाति अधिकतर उस भूमध्य सागरीय निग्रोइड प्रजाति के गुण इसमें पाए जाते हैं। अब अपने बात करें कि इनका जो भोजन है, यानी ये जनजाति है, तो जनजाति अधिकतर अपने ये कह सकते हैं कि ये जनजाति अधिकतर पशुपालक जनजाति है, या इनके पशुओं से जो प्राप्त होता है दूध, मांस या चमड़ा, ये सारी चीजें जो इनसे प्राप्त होती है इन पर ये आधारित रहती है। तो इनका भोजन अगर अपने देखें भोजन के रूप में, तो इनका भोजन जो है अधिकतर इनसे प्राप्त सामग्री होती है, जिस प्रकार से दूध है, मांस है, या अपने कह सकते हैं चमड़ा है, इन पर आधारित अधिकतर जो है ये जनजाति अपने जो है इनका भोजन होता है। इनके भोजन में मुख्य रूप से जो है रक्त का महत्वपूर्ण स्थान होता है। रक्त का, रक्त किसका? बैल का, बैल या गाय। ये लोग क्या करते हैं, बैल या गाय की जो है इनके जो गर्दन है उस गर्दन को चमड़े की रस्सी से बांध देते हैं, और जब उनकी नसें फूल जाती है तो उन नसों में तीर चुभाकर जो है उनसे रक्त प्राप्त करते हैं, और उस रक्त को जो है ये लोग अधिकतर दूध में मिलाकर पीते हैं, दूध में मिलाकर पीते हैं। इनका विशेष पेय माना जाता है ये। इसके साथ साथ ये जनजाति जो है इनके खाद्यान्न के रूप में भी इनके ज्वार, बाजरा या मक्का, बाजरा या मक्का का ये अधिकतर प्रयोग करती है। तो कहने का मतलब ये इनके जनजाति जो है रक्त मिश्रित दूध को महत्वपूर्ण जो है पेय माना जाता है। इसी प्रकार से अगर अपने देखें तो ये इस जनजाति में जो शहद भी महत्वपूर्ण होता है। शहद, ये लोग जो है शहद से बनी हुई शराब या सीधे ही शहद को जो है मुख्य रूप से जो है अपने भोजन के रूप में ये लोग काम में लेते हैं। इसी प्रकार से यानी कि मांस की प्राप्ति जो होती है इनको भेड़ बकरियों से होती है। और अगर देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं स्त्रियां और बच्चे जो होते हैं अधिकतर कंदमूल फल अधिक खाते हैं। कंदमूल फल, स्त्रियां व बच्चे कंदमूल फल अधिक खाते हैं। तो कहने का मतलब कि अधिकतर जो यानी कि पुरुष जनजाति है वो अधिकतर अपने कह सकते हैं मांस, शहद या रक्त मिश्रित जो है दूध पीते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये लोग जो है दूध को अधिकतर कच्चा ही, यानी दूध जो है कच्चा पीते हैं, इसको गर्म करके नहीं पीते हैं ये। अब दूध गर्म करके कौन लोग पीते हैं? बुजुर्ग लोग और जो बीमार लोग होते हैं वो लोग जो है अधिकतर दूध को गर्म करके, ये दूध को गर्म करके पीते हैं, जबकि अन्य लोग जो है यानी कि दूध को कच्चा ही प्रयोग में ये लेते हैं। अब ये जनजाति यानी कि शहद अगर देखा जाए तो इनका प्रिय पेय पदार्थ माना जाता है। अब अपने ये मानते हैं कि भी शहद से बनी शराब भी ये पीते हैं। इसके साथ साथ यानी कि ये लोग जो हैं यानी कि जो इनके पड़ोसी कृषक जाति है जैसे निक्तो और बोडोरोनो, निक्तो और बोडोरोनो जो पड़ोसी कृषक जनजाति है, इस जनजाति से ये लोग जो हैं इनके व्यापार करते हैं या आर्थिक वस्तुएं, अर्थ की जो वस्तुएं जिस प्रकार से अपने कहते हैं चमड़ा है, मांस है, इस चमड़ा या मांस के बदले ये जो लोग हैं इनसे खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। इनके साथ जो है अपने ये संबंध रखते हैं जो ये जनजाति है पड़ोसी। इसी प्रकार से अगर अपने यानी कि भोजन इनका हो गया, भोजन के बाद में अगर अपने देखें इनके वस्त्र, इस जनजाति में जो वस्त्र पाए जाते हैं, इनके जो वस्त्र होते हैं या कपड़े जिसे अपने कह सकते हैं वस्त्र, वस्त्र जो है ये जनजाति अधिकतर अगर देखा जाए तो जो पशुओं से जो खाल प्राप्त होती है, पशुओं की खाल या चमड़े से बने हुए वस्त्र जो हैं ये लोग धारण करते हैं। यानी कि कहने का मतलब इनका जो वस्त्र होता है वो पशुओं की खाल या चमड़े से बना हुआ होता है।
अब जो स्त्रियां जो होती हैं वो स्त्रियां क्या करती हैं, बकरे से बनी हुई जो खाल होती है, बकरे से बनी हुई खाल जो है उसको जो है ये यानी कि एक ओढ़नी के रूप में काम में लेते हैं। और ये खाल जो चमड़ा जो होता है उस चमड़े को जो है चर्बी और मक्खन से उसको यानी कि मुलायम कर देते हैं। इसको चर्बी और मक्खन लगाकर जो है उस चमड़े को ये मुलायम करके जो है उसका उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं, बच्चे सिर्फ एक लपेट वस्त्र धारण करते हैं जो चमड़े का बना हुआ होता है या खाल का बना हुआ, जानवरों के चमड़े या खाल से ये बना हुआ होता है, लपेट वस्त्र धारण करते हैं। जबकि बुजुर्ग लोग जो है सिर्फ उपरना ही पहनते हैं, बाकी जो है ये नग्न अवस्था में रहते हैं। यानी मतलब उपरना के रूप में जो है एक यानी कि चोगा सा ये पहनते हैं जो चमड़े से यानी कि वह बना हुआ होता है। इसी प्रकार से मसाई लोग जो हैं अगर देखा जाए तो मसाई लोग जो इनके योद्धा के जो वस्त्र होते हैं, इनके योद्धा के वस्त्र जो है बाघ या चीते की खाल से ये तैयार करते हैं। तो अधिकतर जो है मसाई लोग, इनमें योद्धा लोग भी होते हैं, इनके जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो बाघ या चीते की खाल से तैयार किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये नोकदार टोपी यानी कि चमड़े से बनी हुई नोकदार टोपी भी जो है ये मसाई जनजाति के लोग पहनते हैं। नोकदार टोपी का उपयोग जो है ये जनजाति अधिकतर करती है। अब ये जनजाति अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यानी कि इनमें आर्थिक संपदा के हिसाब से अलग अलग लोग पाए जाते हैं। अपने ये कह सकते हैं आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न लोग होते हैं उनकी जो लड़कियां या स्त्रियां जो होती हैं वो अधिकतर जो है लोहे के कुंडल लोहे के कुंडल से बने हुए यानी कि लोहे से बने हुए कुंडलाकार कड़े पैरों में और हाथों में जो है ये इस जनजाति की महिलाएं या स्त्रियां या लड़कियां जो है यानी कि जिनके पास संपन्न जनजाति जिसे कहते हैं, अपने संपन्न लोग जो कहते हैं, वो संपन्न लोग जो है इस प्रकार के जो है आभूषण पहनते हैं। और योद्धा लोग भी जो है आभूषणों का यानी कि प्रयोग करते हैं अधिकतर। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि ये लोग जो है लड़कियां जो है हाथ पैर एवं गर्दन में लोहे के तार से बनाए गए गोलाकार आकृति के कड़े पहनते हैं जिन्हें कुंडलाकार कड़े कहते हैं। कुंडलाकार, जिनको अपने क्या कहेंगे, कुंडलाकार कड़े कहेंगे। कुंडलाकार कड़े किससे बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं या लोहे के तार से उनको बनाया जाता है। और लोहे के तार से बनाकर उनको जो है गोल आकृति दी जाती है। और गोल आकृति में गर्दन या जो इनके हाथ हैं या पैर हैं उन पर ये लोग उनको पहनते हैं, आभूषण के रूप में इनको ये पहनते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं कि जो मसाई लोग जो हैं पूर्णतः पालतू पशुओं और जानवरों के शिकार से प्राप्त चमड़े से बने हुए वस्त्रों को ही धारण करते हैं। यानी कि इनके जो वस्त्र होते हैं वो इस प्रकार से चमड़े से निर्मित वस्त्र ये अधिकतर पहनते हैं। अब इस प्रकार से अगर अपने देखें तो ये जनजाति जो है यानी कि वस्त्र के बाद में अगर अपने इनके घरों की बात करें, इनके जो हाउस हैं या इनके घर हैं उनकी बात की जाए, इनके घर या हाउस, इनके घर, क्योंकि ये जो है पशुपालक जनजाति है, पशुपालक जनजाति है। और पशुपालक जनजाति होने के कारण अगर देखा जाए, क्योंकि ये पशुपालक जनजाति है तो पशुपालक जनजाति होने के कारण ये एक जगह स्थायी घर बनाकर नहीं रहते हैं, स्थायी घर नहीं होते इनके, स्थायी घर नहीं होते। ये लोग जो है अपनी झोंपड़ियां बनाते हैं। यानी कि इनमें जो परिवार होते हैं 50 से 60 लोग जो हैं यानी कि एक समुदाय के अंदर ये जनजाति निवास करती है। क्योंकि इस जनजाति को जो है जंगली जानवरों का भय अधिक रहता है और इसलिए जो है ये लोग एक समुदाय के अंदर या एक समूह के रूप में ये जनजाति निवास करती है। अब उस समूह में अलग अलग परिवार के लोग जो हैं निवास करते हैं, क्योंकि ये तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पालतू जानवरों को लेकर जो है ये जाते रहते हैं। जहां इनको घास क्षेत्र मिलते हैं, चरागाह क्षेत्र मिलते हैं, वहीं पर जो है ये अपने घर बना लेते हैं। और इनके घर जो होते हैं वो घास फूस से बनाए जाते हैं, घास फूस से जो ये झोंपड़ियां तैयार करते हैं, अपने झोंपड़ियां तैयार करते हैं। और इन झोंपड़ियों को जो है अपने ये कहते हैं कि इनकी जो छत और जो दीवारें होती हैं उनको जो है गोबर से लिपा जाता है या गोबर से पोत दिया जाता है,
जिससे कि ये यानी कि कठोर लगे, या आपने ये कह सकते हैं कि जो है यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से जो है ये अधिक बढ़िया बने। तो इसी प्रकार से ये जनजाति अगर देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं 40 से 50 परिवार एक जगह पर एकत्रित रूप से ये इस जनजाति के लोग रहते हैं, और इनकी अलग अलग यानी कि हर एक परिवार की अलग अलग झोपड़ियां होती हैं। इस पूरे समुदाय को जो है अपने ये कह सकते हैं एक कराल के रूप में जानते हैं अपने, इसे जो है पूरी जो है ये कराल जिसे अपने ये निवास करते हैं, पूरा समुदाय जो होता है झोपड़ियों का, इसे कराल के रूप में मानते हैं। और कराल में जो अपने ये मानते हैं कि कराल के अंदर जो झोपड़ियां बनाई जाती हैं, वो झोपड़ियां जो होती है इसे गोलाकार आकृति में बनाया जाता है, कराल को यानी कि गोलाकार आकृति में इसे बनाया जाता है। और इसके बीच में जो है इनके जो बीच का जो भाग है, ये बीच का भाग 100 वर्ग गज का भाग जो है, 100 वर्ग गज का जो भाग है, इस भाग को खाली छोड़ा जाता है, यानी कि ये खाली मैदान होता है 100 वर्ग गज का। और इसके चारों ओर जो है ये लोग जो है अपनी झोपड़ियां तैयार करते हैं। इस प्रकार से ये लोग अपनी झोपड़ियां तैयार करते हैं, इस प्रकार से इनकी झोपड़ियां तैयार की जाती है। प्रत्येक परिवार की जो है अलग अलग झोपड़ियां होती हैं, और ये झोपड़ियां घास फूस से जो है तैयार की जाती है। और झोपड़ियां जो होती हैं वो अधिकतर इनकी दीवारें और जो इनकी अपने ये माने कि जो फर्श है या छत है वो घास से इनका तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से इनके कराल के चारों ओर, कराल का जो चारों ओर का भाग है, उस भाग में उसके चारों ओर जो है अपने ये मानते हैं कांटेदार बाड़ लगाई जाती है। कांटेदार बाड़ का उपयोग जो है ये लोग करते हैं। और इस कांटेदार बाड़ का उपयोग करके यानी कि किस लिए करते हैं, जंगली जानवरों की, जंगली जो जानवर होते हैं उनसे अपने पशुओं की रक्षा के लिए जो है चारों ओर एक कांटेदार बाड़ का उपयोग करते हैं। और कराल के अंदर पशुओं और जो लोग हैं, इनके जो मसाई लोग हैं, उनके जाने और आने का एक ही मार्ग होता है, उसी मार्ग से पशु आते हैं, उसी मार्ग से जो है इनके मसाई लोग जाते हैं। और जो बीच में जो 100 वर्ग गज का जो खाली स्थान होता है या जो गोलाकार स्थान होता है, उस गोलाकार स्थान में ये रात्रि के समय जो अपने पशुओं को रखते हैं, और पशुओं को जो है यानी खुला यहाँ पर ये रात्रि के समय रखते हैं। तो इस प्रकार से अपने ये कहते हैं कि ये इनके जो घर होते हैं वो अधिकतर अगर देखा जाए तो इनके घर झोपड़ियों के रूप में या इनके झोपड़ियों के एक समूह के रूप में होता है। अब अपने ये मानते हैं कि भी इनके इस जनजाति में जिस प्रकार से प्रत्येक जो झोपड़ी होती है, उस झोपड़ी के आगे जो है एक पर्दा लगा होता है, चमड़े का पर्दा, चमड़े का पर्दा लगा होता है जिस पर छोटे छोटे छिद्र किए होते हैं रोशनी के लिए। बाकी जो यानी कि इनकी जो झोपड़ियां होती है वो अंधकार में यानी कि झोपड़ियां होती हैं। और झोपड़ियों में जो है सभी लोगों के, जिस प्रकार से बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, जो है उनके सोने के लिए अलग अलग स्थान निश्चित किए हुए होते हैं, और उसी झोपड़ी में जो ये लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं झोपड़ियां बनाने का जो कार्य करती हैं वो सिर्फ स्त्रियां करती हैं, और पुरुष लोग जो है अपने पशुओं को लेकर जो है चरागाह में जो है चले जाते हैं और पशुओं को चराते हैं। और जो इनके शाम को वापस जो है इनके पशु लेकर आते हैं, और उन पशुओं को इनके दूध इत्यादि निकालने का कार्य जो करती है वो स्त्रियां करती हैं। बाकी ये दिन के समय जो है ये लोग घरेलू कार्य करते रहती हैं। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि जब अपने यानी कि झोपड़ियों की जो दीवार होती है वो बांस, लकड़ी, मोटी घास से निर्मित की जाती है। जो यानी कि बांस होती है उसके द्वारा इसके सहारे के लिए जो है बांस को लगाया जाता है। और झोपड़ियां जो होती है यानी कि वो पूर्ण रूप से, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, पूर्ण रूप से अंधकार में होती है। इनकी इनकी झोपड़ियां क्या होती है, पूर्ण रूप से अंधकार में होती है, उनमें जो है रोशनी के लिए कुछ भी नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से इनके जो है इनके घर तैयार किए जाते हैं, ये लोग जो है अपने घरों को तैयार करते हैं। अब अपने इनके व्यवसाय की बात अपने करें तो व्यवसाय अगर देखा जाए तो व्यवसाय के रूप में ये मुख्य रूप से अगर अपने देखें तो व्यवसाय इनमें जो है पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। इनकी पशुपालन या पशुओं को पालना ही इनका मुख्य व्यवसाय माना जाता है। व्यवसाय के रूप में अगर अपने देखें, व्यवसाय, व्यवसाय में जो है पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। इसमें ये लोग जो है गाय, भेड़, बकरी, भैंस, बैल, इन पशुओं को ये जनजाति जो है पालती है। और उनके द्वारा जो भी इनकी सामग्री प्राप्त होती है, दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, या चमड़ा प्राप्त होता है,
इन सभी चीजों का, इन सभी का जो है ये इनके उनके एवज में जो है दूसरे क्षेत्रों से ये इनके खाद्यान्न भी प्राप्त करते हैं। इनको देकर जो है आदान प्रदान के द्वारा ये जो है खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। अब अपने ये कह सकते हैं कि भी प्रत्येक परिवार के पास जो है अपने ये कहा जा सकता है कि अपना इनके पशु संपदा होती है। कहने का मतलब प्रत्येक परिवार के पास अलग अलग पशु संपदा पाई जाती है, और जिस यानी कि व्यक्ति के पास जितने अधिक पशु होते हैं उतना ही उसको जो है संपन्न माना जाता है, उतना ही उसको जो है अपने संपन्न परिवार माना जाता है। कहने का मतलब यानी कि जितने अधिक पशु होंगे उतना ही वो परिवार जो है संपन्न होगा। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं जैसे ही यानी कि ये लोग पुरुष और बच्चे जो है सूर्योदय के पश्चात जो है यानी पशुओं को लेकर निकल जाते हैं चरागाह में, और शाम को जो है वापस जो है इनके अपने जो है क्राल के अंदर वहां पर आ जाते हैं, और वहां जो है अपनी झोपड़ियों में आ जाते हैं और वहां पर पशुओं को रखते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मांस प्राप्त करने के लिए जो है भेड़ बकरियों को पाला जाता है, और बोझा ढोने के लिए गधे, जानवरों की रक्षा के लिए जो है कुत्ते भी पाले जाते हैं। अब अपने ये कह सकते हैं पशुओं से जो भी प्राप्त सामग्री होती है उस सामग्री का उपयोग ये जो है अपने व्यवसाय के रूप में या अपने जो वस्तुओं को प्राप्त करने में या आर्थिक संपदा के रूप में जो है ये लोग उसको उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यानी कि ये लोग जो है जो पशुओं का जो दूध ये निकालते हैं उस दूध को यानी कि लौकी की जो तुम्बी होती है उस तुम्बी में ये लोग उसको रखते हैं अधिकतर। और जो गाय को मुख्य रूप से ये गाय को जो बहुत ही पवित्र मानते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं, और गोमूत्र से धुले हुए जो इनके बर्तन हैं, गोमूत्र से धुले हुए बर्तन जो हैं अधिक पवित्र माने जाते हैं। यानी कि ये लोग जो है बर्तनों को या अपनी जो तुम्बियां हैं उन तुम्बियों को जो है गोमूत्र से धोते हैं और उसको जो है अत्यधिक ये पवित्र मानते हैं। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि अधिकतर अगर देखा जाए तो गाय को ये लोग जो है गाय का वध कभी नहीं करते हैं, क्योंकि गाय इनके लिए पवित्र मानी जाती है। और जिस प्रकार से इनके अपने ये कह सकते हैं पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन में ये लगभग अपने ये कह सकते हैं कि भी ये जनजाति जो है किसी भी जानवर को किसी हद तक जो है ये मारते नहीं है। सिर्फ यानी कि इनको जो मांस प्राप्त करना होता है तो मांस के लिए कुछ जो जिस प्रकार से भेड़ बकरी है उनको जो है ये यानी कि मांस के लिए इनका उपयोग ये मारते हैं या उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से यानी कि पालतू जो पशु हैं या जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि इनका जो मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन है, तो दिन भर ये पशु को चराते हैं और रात्रि में अपने निवास स्थान में लौट आते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है व्यवसाय होता है। अब अगर इनके अपने सामाजिक संगठन की अपने बात करें, सामाजिक संगठन इनका, सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन मसाई लोगों का जो सामाजिक संगठन होता है वो उच्च कोटि का होता है या उच्च श्रेणी का सामाजिक संगठन यहाँ पर इनमें पाया जाता है। कहने का मतलब ये जनजाति जो होते हैं इस जनजाति में अलग अलग जाति के लोग जिस प्रकार से अलग कार्य के रूप में अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं। जिस प्रकार से सुनार है, सुनार का काम करता है, लोहार है वो लोहे का काम करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, और ये जनजाति अधिकतर पितृवंशीय जनजाति मानी जाती है, पितृवंशीय या पितृ प्रधान जनजाति मानी जाती है। इनमें इनके परिवार का जो बुजुर्ग मुखिया होता है और उस मुखिया के अनुसार सारा कार्य वो लोग करते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए मसाई जनजाति में, तो मसाई जनजाति में इनके अलग कास्ट के अंदर जो है अपने ये कहें कि उनमें जिस प्रकार से सुनार लोहार है तो इनमें जो है आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं होते हैं। ये जनजाति यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि अपनी ही जाति के लोगों में और दूसरी क्राल के जो लोग हैं उनके साथ ये लोग जो है वैवाहिक संबंध ये लोग जो है स्थापित करते हैं। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं बहिर्विवाही ये जनजाति है। इनके इस जनजाति को अपने कह सकते हैं बहिर्विवाही या बाह्य जातियों में ये लोग जो है अपना इनके विवाह इत्यादि करते हैं। जाति भेद एवं रक्त भेद इनमें मुख्य रूप से पाया जाता है, सुदृढ़ होता है इनमें। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि इनमें मसाई जनजाति में जो समान गोत्र होता है या समान जो वंश होता है, समान वंश या गोत्र में, समान वंश या गोत्र में मसाई जनजाति जो है अपना विवाह नहीं करती है। यानी ये जनजाति बाहरी गोत्र में जो है अपना अपने ये कह सकते हैं कि जो है विवाह करती है।
इस प्रकार अपने ये माना जा सकता है कि ये अधिकतर जो है अलग अलग गोत्र के लोग होते हैं इसमें। जिस प्रकार से केनिया के अंदर जो है अपने ये कह सकते हैं, केनिया में जो जनजाति पाई जाती है, केनिया की जो जनजाति है उसमें काला बैल व लाल बैल के नाम से, काला बैल व लाल बैल के नाम से जो है जनजातियां जो है गोत्र होते हैं, जो ये गोत्र पाए जाते हैं। और इसी गोत्र में जो है यानी कि ये लोग जो है अलग अलग गोत्र में जो है अपनी यानी कि कह सकते हैं कि अपना अपने मान सकते हैं कि विवाह इत्यादि ये लोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो ये जनजाति है, मसाई जनजाति, विवाह संबंधी निर्णय जो होते हैं, उनके जो विवाह संबंधी जो निर्णय होते हैं विवाह संबंधी, वो शैशवा अवस्था में ही ले लिए जाते हैं। शैशवा अवस्था में ही, शैशवा अवस्था में यानी कि बचपन अवस्था में भी ले लिए जाते हैं। और जब ये 20 या 25 वर्ष के होते हैं तो इनका विवाह किया जाता है। और उनका विवाह कब किया जाता है? जब यानी कि योद्धा की परीक्षा में जब यानी कि पुरुष या जो युवक होता है वो योद्धा की परीक्षा में सफल हो जाता है तो उसके बाद में इनका विवाह कर दिया जाता है। और इनमें अगर देखा जाए तो ये बहु विवाह कर सकते हैं, एक से अधिक पत्नियां ये रख सकते हैं पुरुष, यहाँ पर यानी कि एक से अधिक पत्नी जो है रखी जा सकती है। तो अपने कह सकते हैं बहु विवाही प्रथा इनमें पाई जाती है, एक से अधिक पत्नी ये लोग रख सकते हैं और इनमें बहुविवाह प्रथा पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनमें जो है बहिर्विवाही है या बहुविवाही जो है यानी कि इनमें जो है प्रथा पाई जाती है। अब जो मसाई जनजाति है वो अपने ये कह सकते हैं कि भी जिस प्रकार से यानी कि विवाह के बाद जब प्रथम संतान इनमें होती है तो जन्म पर जो लड़की का जो पिता होता है वो लड़के वाले को शहद से बनी हुई शराब भेंट करता है। इनकी जो शहद से शराब बनी हुई होती है उसको वो जो है भेंट करते हैं जब प्रथम संतान होती है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं इनका जो सामाजिक संगठन बहुत ही उच्च कोटि का पाया जाता है। उच्च कोटि का मतलब कि इनमें जो है जिस प्रकार से अपने यानी कि एक गोत्र में शादी नहीं करते हैं, उसी प्रकार से यानी कि इनमें जो है एक रक्त में भी शादी नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से इनमें जो है अपने मान सकते हैं सामाजिक संगठन एक यानी कि उच्च कोटि के रूप में सामाजिक संगठन पाया जाता है। अब अपने बात करें तो इनमें यानी कि एक युवक एक से अधिक स्त्रियों से विवाह तो कर सकता है, लेकिन दूसरा अपने ये मानते हैं कि जब एक जो पहली पत्नी होती है, जो पहली पत्नी होती है उस पत्नी के बजाय जो दूसरी पत्नी है उस पत्नी को जो है इनके उतनी संपदा नहीं मिलती है, इनके उतने पशु नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार से तीसरी पत्नी को जो है उससे कम पशु मिलते हैं, चौथी पत्नी को उससे भी कम पशु जो संपदा उनको प्राप्त होती है। दूसरा यानी कि प्रत्येक जो यानी कि इनकी जो पत्नी है उस पत्नी के लिए या यानी कि उनकी जो विवाह किया जाता है उस पत्नी के लिए जो है अलग झोपड़ी, उन पत्नी और बच्चों के लिए अलग झोपड़ी तैयार करके देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब इनके 3 या 2 या 3 या 4 जितनी भी पत्नियां हैं तो उनके लिए अलग अलग झोपड़ी जो है ये लोग तैयार करते हैं और उनके बच्चों के लिए अलग झोपड़ियां ये बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो यानी कि जिस प्रकार से माता के हिस्से में जो पशु रखे जाते हैं वो पशु बाद में जो है यानी कि आपस में भाइयों में बांट लिए जाते हैं। इनकी कहने का मतलब जो माता जब तक जीवित रहती है उसके बाद में जब माता मर जाती है उनकी, तो उसके बाद में जो है उनके पशुओं को जो है इनकी बांट लिया जाता है आपस में, धन संपदा को, पशु इनकी धन संपदा होती है। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि जो जिस प्रकार से स्त्री और बच्चों के लिए अलग अलग झोपड़ियां बनाई जाती है या अपने कह सकते हैं कि भी इसमें इनके बाहरी आक्रमण और सुरक्षा के लिए जो है योद्धा युवक तैयार किए जाते हैं, इनके एक योद्धा दल तैयार किया जाता है। योद्धा दल से मतलब कि इनके जो युवक होते हैं उन युवकों में जो है लड़ाई के लिए या अपने आक्रमण के लिए जो है योद्धा तैयार किए जाते हैं। योद्धा युवकों का एक दल होता है। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि इनमें जो योद्धा युवकों का जिस प्रकार से सफेद लुटेरा लुटेरा या सफेद तलवार, लुटेरा सफेद तलवार, इस प्रकार से इनके अलग अलग नाम होते हैं योद्धा युवकों के। और जैसे जैसे इनके इनमें आयु बढ़ती जाती है इन युवकों की, जैसे ही कोई बुजुर्ग होता है तो वो उसको जो है उस दल से बाहर कर दिया जाता है और नए नव युवकों को जो है उसमें प्रवेश दिया जाता है उस दल के अंदर। तो ये इनके योद्धा जो है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके जो क्षेत्र संपत्ति को बढ़ाने के लिए या दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए इनकी अति आवश्यकता पड़ती है। अब अगर अपने इनके इनमें देखें कि शिक्षा की इनमें कमी है,
इनकी शिक्षा इनमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये जो है अन्य विश्व से इनका संपर्क नहीं है, इसलिए शिक्षा इनमें नहीं पाई जाती है। ये अंधविश्वासी लोग हैं, अंधविश्वासी लोग अधिक पाए जाते हैं इनमें। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इनमें अंधविश्वास जो होता है बहुत ज्यादा होता है, जादू टोनों में अधिक विश्वास करते हैं, या अपने ये कह सकते हैं इनका एक धार्मिक नेता होता है, धार्मिक नेता, धार्मिक नेता जिसे लेबोन कहा जाता है, लेबोन, क्या कहा जाता है, लेबोन। और ये लेबोन जो होता है, ये लेबोन इनके एक अपने ये कह सकते हैं कि उस जो समाज है या उस जो क्राल है या उसका जो समाज है, उस समाज का प्रमुख नेता होता है, और इसी के कहने पर सारी चीजें होती है। लेबोन को माना जाता है कि अगर ये भविष्यवाणी कर देता है तो वो सत्य साबित होती है। तो इसलिए ये लोग जो लेबोन से डरते भी हैं। ये जो लेबोन कहता है या इनका जो धार्मिक नेता कहता है, वैसे ही ये लोग जो है कार्य करते हैं, वैसे ही जो है ये उसकी इनकी पालना करते हैं। और लेबोन का जो पद होता है वो पैतृकता के आधार पर पैतृकता जो होती है उसके आधार पर होता है। कहने का मतलब इनके पिता से पुत्र को, फिर पुत्र को, फिर उसके पुत्र को, इस प्रकार से जो है इनमें आगे से आगे पीढ़ी जो है लेबोन की चलती रहती है। कहने का मतलब एक ही जो परिवार है उस तक लेबोन का पद जो है वो सीमित होता है। और जो लेबोन जो होता है, माना जाता है कि लेबोन विभिन्न जो बीमारियां होती है उन बीमारियों का जो इलाज होता है वो जादू टोनों की सहायता से करता है। यानी कि उसको जादू टोना आता है और वो जादू टोनों से जो है इनके अनेक बीमारियों का इलाज करता है। और लेबोन का जो भोजन होता है वो माना जाता है कि बकरे का जिगर और दूध जो होता है उसका भोजन होता है। तो कहने का मतलब जो लेबोन होता है वो महत्वपूर्ण इनका धार्मिक नेता होता है। जिस प्रकार से पुजारी होते हैं या इनके पादरी होते हैं, इस प्रकार से जो है इनका धार्मिक नेता जो है वो लेबोन होता है। अब अपने ये मान सकते हैं कि अफ्रीका की जनजातियों की जो देखा जाए तो सामाजिक संगठन इनका सुदृढ़ होता है अधिकतर। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि इनमें अपराध जो होते हैं उन अपराधों के लिए, जिस प्रकार से चोरी है, बलात्कार है, डकैती है, इनके लिए जो होता है समाज में विशेष दंड का प्रावधान होता है। और इनमें जो है अगर देखा जाए प्रत्येक जाति और गोत्र में एक मुखिया होता है जो इनको अपराध करने पर जो है इनके उस अपराध के अनुसार जो इनको दंड भी देता है। तो कहने का मतलब इनका जो सामाजिक संगठन होता है वो अत्यधिक सुदृढ़ रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है मसाई जनजाति के अंदर जो है सामाजिक संगठन पाया जाता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।